डार्क रिएक्शन। हमने अगले वीडियो में देखा था लाइट रिएक्शन, जिसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती थी। दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंत में एटीपी एंड NADPH2 हमें मिलती थी। अभी हमें एटीपी एंड NADPH2 से ग्लूकोज को बनाना है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अभी डार्क रिएक्शन में भी थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? 90% जो प्लांट है उसमें C3 साइकिल देखने को मिलती है। 3% प्लांट के जिसमें वेस्कुलर प्लांट इंक्लूडेड है तो उसमें C4 साइकिल देखने को मिलती है। और जो बाकी बचे 7% प्लांट है कि उसमें सेमी एरिड प्लांट इंक्लूडेड है तो उसमें काम साइकिल देखने को मिलती है। ये तीनों साइकिल C3, C4 एंड काम साइकिल, तीनों साइकिल का मकसद है ग्लूकोज को बनाना। तो आज हम देखने वाले हैं C3 साइकिल को। सबसे पहले हम समझते हैं इस साइकिल को हम C3 साइकिल ही क्यों कहते हैं। क्योंकि इस साइकिल में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनती है वो है PGA, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन के कितने नंबर है? 3। इसीलिए इस साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं। इसके अलावा इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके अलावा इसे PCR साइकिल, मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक कंपाउंड का रिडक्शन होता है। यहाँ DPGA मतलब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन PGAL मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में होता है। और यहाँ 12 NADPH2 कन्वर्ट होते हैं 12 NADP+ में। अभी इस साइकिल की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो कंपाउंड आता है वो है RUBP। यहाँ पर हमने RUBP के 6 मोल लिए हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर कार्बन के नंबर 5 है। वो बाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल है। और यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म है रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और लास्ट में जो C और O दिया है उसका मतलब होता है C मतलब कार्बोक्साइलेज एंड O मतलब ऑक्सीजीनेज। अभी ये एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड RUBP को कन्वर्ट करता है CKABP में। यहाँ CKABP मतलब 2 कार्बोक्सी 3 कीटो D एनीमेनिटोल बाइफॉस्फेट। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं? 6। और इसके मोल कितने हैं? 6 मोल, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 6 मोल बनता है। यहाँ खास याद रखने जैसा है कि यह कार्बन के जो नंबर है वो सेम रहने चाहिए। यहाँ हम देखें तो कार्बन के कितने नंबर हुए टोटल? 6 × 5 मतलब हुए 30। और यहाँ 6 कार्बन मतलब ये दोनों बाइंड होते हैं तो टोटल कार्बन कितने हुए? 36। तो हमें यहाँ 36 कार्बन मिलने चाहिए। तो यहाँ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं? 6। और इसके 6 मोल मिलते हैं, मतलब टोटल हुए 36 कार्बन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वो हाईली अनस्टेबल है, मतलब ये बनेगा और तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा PGA में। इसीलिए हम इस पूरी साइकिल की फर्स्ट प्रोडक्ट है वो PGA को मानते हैं, क्योंकि वो हाईली स्टेबल प्रोडक्ट है। यह PGA मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 12 मोल जिसके मिलते हैं और इसके अंदर कार्बन के नंबर 3 है। यहाँ टोटल कार्बन कितने हुए? 12 × 3 मतलब टोटल हुए 36। यहाँ भी कार्बन के नंबर 36 थे। अभी PGA कन्वर्ट होता है DPGA में, मतलब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? ट्राइओस फॉस्फेट काइनेज। और 12 ATP कन्वर्ट होते हैं 12 ADP में। यह कार्बन के नंबर 36 है, यहाँ भी 36 ही होने चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी 3 कार्बन वाला है और इसके 12 मोल है, मतलब टोटल कार्बन कितने हुए? 36। अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मतलब PGAL में। यहाँ PGAL के 12 मोल बनते हैं और ये भी इसके अंदर भी कार्बन के नंबर 3 है। और यहाँ 12 NADPH2 कन्वर्ट होते हैं 12 NADP+ में। अभी आगे की प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने इस 12 मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 2PGAL, 5PGAL, 3PGAL एंड 2PGAL। यहाँ पर जो 5PGAL है मतलब 5 मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, आगे
कन्वर्ट होते हैं डिहाइड्रो एसीटोन 3 फॉस्फेट में। यहाँ डिहाइड्रो एसीटोन 3 फॉस्फेट के भी 5 मोल बनेंगे, लेकिन हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 and 2 में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी कार्बन के नंबर कितने हैं? 3। अभी हम देखते हैं कि कार्बन के नंबर सेम है कि नहीं। यहाँ कार्बन कितने हुए? 6, यहाँ कितने हुए? 9, मतलब टोटल कितने हुए? 15। तो यहाँ कितने हुए? 15, 5 मल्टीप्लाई 3 मतलब 15। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। डिहाइड्रो एसीटोन 3 फॉस्फेट बाइंड होता है 3 मोल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, और यहाँ आल्डोलेज एंजाइम काम करता है और ये दोनों को कन्वर्ट करता है एफडीपी में। एफडीपी मतलब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के यहाँ 3 मोल मिलते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं? 6 है। मतलब टोटल कार्बन कितने हुए? 18। तो यहाँ हम देखते हैं कि 18 कार्बन होते हैं कि नहीं। यहाँ कितने हैं? 9 कार्बन। ये कंपाउंड भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसके भी 3 मोल है, मतलब यहाँ भी 9 कार्बन हुए, यहाँ भी 9 कार्बन हुए, ये दोनों बाइंड होते हैं तो 18 कार्बन वाला हमारी प्रोडक्ट मिलती है। अभी हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? फॉस्फेटेज। यहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मोल मिलते हैं, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं? 6 है। यहाँ 3 मोल्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के मिलते हैं, उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 मोल्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मोल्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यह 1 मोल्स ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। यहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कार्बन के नंबर 6 है, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन के नंबर 6 है। तो हमारे इस साइकिल की मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज। इस साइकिल के अंत में हमें ग्लूकोज मिलता है, और ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो घूम फिर के रूबीस आईयूबीपी है उसको बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि सेल के अंदर आईयूबीपी के नंबर, इसका जो मास है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि आईयूबीपी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर से ग्लूकोज बनाने में दिक्कत आएगी, फिर से ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाइंड होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मोल्स के साथ। यहाँ कार्बन के नंबर कितने हैं? 12। यहाँ कार्बन के नंबर कितने हो गए? यहाँ ये जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ टोटल कार्बन हो गए 6, यहाँ है 12, तो टोटल कार्बन कितने हुए? 18। तो ये दोनों बाइंड होकर 2 कंपाउंड बनाते हैं, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ इरिथ्रोज फॉस्फेट में 2 मोल्स बनते हैं और इसके अंदर कार्बन के नंबर 4 है, मतलब टोटल कार्बन हुए 8। यहाँ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कार्बन के नंबर कितने हैं? 5, और इसके 2 मोल्स मिलते हैं, मतलब टोटल कार्बन हुए 10। यहाँ 10 और यहाँ 8, मतलब दोनों मिलाकर हुए 18 कार्बन। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है वो एंजाइम है ट्रांसकेटोलेस टीपीपी। यहाँ टीपीपी मतलब थियामीन पाइरोफॉस्फेट। यहाँ अब क्या होगा? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट डिहाइड्रो एसीटोन 3 फॉस्फेट के 2 मोल्स के साथ बाइंड होता है। यहाँ ये दोनों बाइंड होकर बनाते हैं सेडोहेप्ट्यूलस 1,7 डाइफॉस्फेट। यहाँ कार्बन के नंबर कितने हैं? 6। यहाँ कार्बन के नंबर 8, तो दोनों को मिलाकर कार्बन के नंबर हुए 14। तो यहाँ ये जो कंपाउंड बना इसके अंदर कार्बन के नंबर है 7 और उसके 2 मोल्स मिलते हैं, मतलब टोटल कार्बन कितने हुए? 14। अब सेडोहेप्ट्यूलस 1,7 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है सेडोहेप्ट्यूलस 7 फॉस्फेट में, और ये सेडोहेप्ट्यूलस 7 फॉस्फेट के अंदर भी 7 कार्बन ही है, और ये कंपाउंड है उसके भी 2 मोल्स मिलते हैं। यहाँ सेडोहेप्ट्यूलस 7 फॉस्फेट बाइंड होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मोल्स के साथ, ये दोनों बाइंड करते हैं। यहाँ कार्बन के नंबर कितने हैं? 6, क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके अंदर 3 कार्बन है और उसके 2 मोल्स है, मतलब टोटल कार्बन हुए 6। यहाँ टोटल कार्बन हुए 14, तो ये दोनों को मिलाकर कार्बन कितने हुए? 20। ये दोनों आपस में बाइंड करके 2 कंपाउंड बनाते हैं रिबोज 5 फॉस्फेट एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ रिबोज 5 फॉस्फेट के 2 मोल्स मिलते हैं और उसके अंदर कार्बन के नंबर 5 है। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट
इसके अंदर कार्बन के नंबर 5 है और उसके भी 2 मोल्स मिलते हैं। यहाँ 10 कार्बन हुए, यहाँ भी 20 कार्बन हुए, मतलब दोनों को मिलाकर हुए 20 कार्बन। यहाँ भी दोनों को मिलाकर होते हैं 20 कार्बन। अभी क्या होगा, रिबोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट में। ये दोनों जो कंपाउंड है जाइलुलोस 5 फॉस्फेट, जाइलुलोस 5 फॉस्फेट, ये 4 कंपाउंड जाइलुलोस 5 फॉस्फेट के 4 कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट में, और यहाँ एपी मेरेज एंजाइम काम करता है। तो अब हम कार्बन के नंबर गिने तो यहाँ कार्बन है 10, यहाँ है 10, यहाँ भी है 10, मतलब तीनों को मिलाकर कार्बन के नंबर होते हैं 30। तो यहाँ जो रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट हमें मिलता है उसके अंदर कार्बन के नंबर है 5 और इसके 6 मोल मिलते हैं, मतलब कार्बन के नंबर टोटल कितने हुए 6 मल्टीप्लाई 5 मतलब हुए 30। अभी रिब्यूलोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आरयूबीपी में। यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है, फॉस्फोरिब्यूलोस काइनेज एन 6 एटीपी यहाँ कन्वर्ट होती है 6 एडीपी में। यहाँ टोटल कार्बन कितने हुए 30, यहाँ भी टोटल कार्बन कितने हैं 30, मतलब कार्बन के नंबर सेम रहने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि हमने लाइट रिएक्शन में देखा था कि टोटल लाइट रिएक्शन में 18 एटीपी बने थे, 18 ATP and 12 NADPH2। तो ये C3 साइकिल में हमें 12 ATP यहाँ यूज किया, यहाँ 6 ATP यूज किया, तो टोटल 18 ATP हमने यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ 12 NADPH2 भी यहाँ पर हमने यूज कर लिया, मतलब लाइट रिएक्शन में जो ATP NADPH2 बनती थी वो हमने ग्लूकोज को बनाने में यूज कर ली। अब जो C3 साइकिल है उसके 3 स्टेजेस है। यहाँ पर जो स्टेज है इसे हम कहते हैं कार्बोक्साइलेज, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड होता है। उसके बाद ये जो पूरी स्टेज है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, और इसे हम रिडक्शन स्टेज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होता है। इसके बाद ये जो बाकी बचे कंपाउंड है वो हेल्प करते हैं आरयूबीपी को बनाने में, इसीलिए इस स्टेज को हम कहते हैं आरयूबीपी रीजनरेशन। ये जो पूरी प्रोसेस है वो रूबिस्को एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब भी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तभी रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाता है और कार्बोक्साइलेशन प्रोसेस करवाता है। लेकिन जब भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तब रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड नहीं होने देता और कार्बोक्साइलेशन है वो नहीं होता है। इसीलिए ये पूरी प्रोसेस है वो रूबिस्को एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये साइकिल होगी कि नहीं। जब भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है तब ये C3 साइकिल नहीं होती है, तब होता है फोटो रिस्पायरेशन जिसे हम C2 साइकिल कहते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, और जिसे हम PCR साइकिल भी कह सकते हैं।